नमस्कार साथियों। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़े हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बटन मशरूम की खेती कैसे की जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें हम मशरूम की खेती की पूरी जानकारी आपको देंगे और छोटे स्केल पर अथवा बड़े स्केल पर मशरूम की खेती कैसे कर सकते हैं, ये डिटेल में आज आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मशरूम जो कि एक फंगस है, मशरूम, और उसी फंगस की फ्रूटिंग बॉडी को ही मशरूम कहते हैं। यहाँ पर बटन नाम जुड़ा हुआ है, तो यानी बटन का मतलब होता है कि जो ये मशरूम है उसकी जो कैप होती है वो बटन के शेप में होती है। तो यहाँ बटन के शेप की जो मशरूम होती है उसको बटन मशरूम कहते हैं। इंडिया में काफ़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है और काफ़ी लोग इसको खाने में पसंद भी करते हैं। इस मशरूम को ताज़ा खाया जा सकता है अथवा इसकी कैनिंग या प्रोसेसिंग करके भी इसका यूज करते हैं। तो हम आते हैं पहली स्लाइड पर, और यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन है कि मशरूम इज ए फंजाई प्रोड्यूसिंग ए फ्लेसी फ्रूटिंग बॉडी। जैसा हम पहले कह रहे थे कि मशरूम एक फंजाई होता है, फंगस है, जो कि फ्लेसी फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जो कि मशरूम कहलाता है। यहाँ अम्ब्रेला टाइप इसकी कैप होती है, ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो कैप होती है वो अम्ब्रेला टाइप दिखती है, जिस कारण से इसको बटन मशरूम कहते हैं। देन इसका जो स्टेम होता है, ये इसका स्टेम कहलाता है। दिस इज द ये कैप कहलाती है, ये इसका स्टेम। ठीक है, और यहाँ जो आप देखते हैं जहाँ से ये कंपोस्ट से जुड़ी हुई होती है, यहाँ पे इसका माइसीलियम होता है। इसी माइसीलियम के थ्रू ये यहाँ से अपना न्यूट्रेंट लेती है, और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको हार्वेस्ट करके इसको हम खाने के लिए यूज करते हैं। तो ये एक डायग्राम में देखो, यहाँ दिखाया गया है कि कैसे मशरूम की पूरे जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या क्या नाम देते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि ये इसकी कैप होती है, यहाँ पर इसकी कैप बटन शेप होती है, यहाँ पर रिंग, और ये जो स्टेम है उसको स्टेप भी कहते हैं। ये स्टेम पूरा पोर्शन होता है। और मशरूम की जो कैप होती है, मशरूम की जिसको जो ये कैप होती है, इसी के नीचे ये जो लगे रहते हैं इनको गिल्स बोलते हैं, जहाँ पर कई बार स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यदि मशरूम को काफ़ी दिन तक रख रख लेते हैं या काफ़ी दिनों तक इसका से हार्वेस्ट नहीं करते तो इसमें स्पोर यहाँ बनने लगते हैं, और यहाँ पर ब्लैक कलर की ये स्पोर्स हमको नज़र आती है। ये मशरूम पर छोटे छोटे से स्केल्स कई बार आप देखोगे, और वाइट मशरूम होती है। जो यहाँ जो सबसे लास्ट में आप सबसे नीचे देख रहे हैं, ये इसका माइसीलियम शेड होता है, जो कि कंपोस्ट से जुड़ा होता है। देन हम स्टेप बाय स्टेप अब आपको समझाते हैं कि कैसे मशरूम की खेती कर सकते हैं। बट बटन मशरूम का जो साइंटिफिक नेम है वो अगेरिकस बिस्पोरस स्पीसीज इसकी ग्रो की जाती है। हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, स्मॉल स्केल पर भी कर सकते हैं, और कॉमर्शियल स्केल पर भी बहुत सारे फार्मर्स जो इसको उगा रहे हैं। 7 स्टेप में इसकी खेती को हम आपको समझाते हैं कि कौन कौन सी 7 स्टेप है जिसमें मशरूम की खेती हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो मशरूम स्पॉन आता है, कि मशरूम स्पॉन क्या होता है और कैसे इसको प्रोड्यूस करते हैं। कई बार हम ये मशरूम को खरीदते हैं, उसको बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि ये लेबोरेटरी में स्पॉन तैयार होता है तो वहीं से इसको खरीदा जाता है। देन हम कंपोस्ट प्रिपरेशन आता है। कंपोस्ट प्रिपरेशन करना हम बताएंगे कि कैसे लॉन्ग मेथड से अथवा शॉर्ट मेथड से हम कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं।
दोनों ही मेथड समझाएंगे। देन स्पोनिंग, यानी जो कंपोस्ट हमने तैयार की है उसमें स्पोन जब मिलाते हैं तो उसको स्पोनिंग कहते हैं। स्पोनिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, फार्मर्स उसको अपनी सुविधा के अनुसार स्पोनिंग अलग अलग तरीके से करता है। देन केसिंग आता है, यानी एक केसिंग सॉइल तैयार की जाती है, उस केसिंग सॉइल को इस कंपोस्ट पर स्प्रेड किया जाता है। तो केसिंग प्रक्रिया होती है, इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है। देन फ्रूटिंग, हार्वेस्टिंग एंड उसके बाद पैकिंग। तो 7 स्टेप में आपको हम बताएंगे कि कैसे हम बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि बटन मशरूम की क्लाइमेट जो कंडीशन होती है किस पर ग्रो करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम बटन मशरूम की खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर एक निश्चित टेम्परेचर पर इसकी खेती की जा सकती है। दो फेज में मशरूम की बढ़ती है। एक वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जब मशरूम में जो हम स्पोन मिलाते हैं तो वो अपनी ग्रोथ कंपोस्ट पर करता है, तो वो फंगस की ग्रोथ के लिए 20 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। देन जब उसमें पिन हेड बनते हैं, वो उसकी फेज रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है। जब उसमें पिन हेड शुरुआत में पिन हेड बनेंगे और फिर उसमें उसी का वही आगे बढ़कर फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, तो उसके लिए 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जो हमारे क्रॉपिंग रूम होते हैं, क्रॉपिंग चैम्बर है, उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 80 से 90% तक ह्यूमिडिटी होना वहाँ पर ज़रूरी होती है। देन हम बात करते हैं कि मशरूम, जो पहली हमने स्टेप बताई थी आपको कि मशरूम का जो स्पॉन होता है वो कैसा दिखता है। मशरूम स्पॉन हम किसी भी एक लेबोरेटरी से लिया जा सकता है, ख़रीदा जा सकता है, क्योंकि इसमें लेबोरेटरी में ही एक स्वच्छ तरीके से हाइजीनिक मेथड से तैयार होता है। मशरूम लेते समय आपको कुछ बातों का खासकर ध्यान रखना है कि की जो मशरूम की जो बोतलें, ये ऐसी बोतल हो सकती है, अथवा मशरूम पॉलीथीन बैग में भी कई बार आपको मिलेगा बोतल, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो कॉमर्शियली रूप में मशरूम को रखते हैं, जो कॉमर्शियल रूप में देते हैं, वे पॉलीथीन में मशरूम स्पन को देते हैं। तो यहाँ पर हमें खास बात जो ध्यान रखने की होती है, तो वो ये देखना होता है कि मशरूम का जो सीड है, यानी मशरूम का जो स्पोन है, वो वाइट चमकीले कलर का हमको दिखना चाहिए। उसमें से कोई भी यदि उस पर कहीं ग्रोथ दिख रही है ग्रीन कलर की, येलो कलर की या पिंकिश कलर की, उस पर कोई ग्रोथ दिखती है, तो ऐसी मशरूम स्पोन को आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो एक कंटामिनेशन होता है, दूसरे फंगस या बैक्टीरिया उस पर ग्रो होते हैं। ऐसे स्पोन का यूज यदि हम अपनी कंपोस्ट में करते हैं तो वो हमारी वो पूरे उसको कंपोस्ट को भी खराब कर देगा और मशरूम को उसमें ग्रो नहीं होने देता है। तो सफ़ेद वाइट कलर के ही का स्पोन ही हमको परचेज करना है। तो यहाँ पर स्पोन को हम ऐसे समझते हैं कि जो हम कंपोस्ट में मिलाते हैं, एक तरह का सीड, इसको हम स्पोन कहते हैं। देन ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे हम कंपोस्ट जो मशरूम की है वो तैयार करें। तो यहाँ कंपोस्ट बनाना एक वर्क होता है, जो कि दो तरीके से कंपोस्ट बना सकते हैं, एक तो शॉर्ट मेथड और दूसरा लॉन्ग मेथड। तो शॉर्ट मेथड में लगभग 15 दिन तक हमें 15 दिन में ये मशरूम की कंपोस्ट तैयार होती है, और लॉन्ग मेथड में 28 to 30 डेज लग जाते हैं मशरूम की कंपोस्ट तैयार होने में। अब शॉर्ट मेथड में जब कंपोस्ट तैयार करते हैं तो वो थोड़ा उसमें दो फेज में वो कंपोस्ट तैयार होता है। सब हम बात करते हैं कि शॉर्ट मेथड की सबसे पहले बात करते हैं। शॉर्ट मेथड में जब मशरूम कंपोस्ट हमको तैयार करनी रहती है, तो ये इंग्रेडिएंट की हमको ज़रूरत पड़ेगी। हमको वीट
स्ट्रा चाहिए, जिसको हम भूसा कहते हैं। वो 3 से 4 सेंटीमीटर कटा हुआ लेंथ वाला भूसा यहाँ पर होना चाहिए। व्हीट ब्रान, जिससे जो हम चोकर कहलाते हैं, चोकर होना चाहिए। चिकन मैन्योर, मुर्गी की खली हमको चाहिएगी। यूरिया चाहिएगा, और हमको चाहिए क्या, जिप्सम। ये 5 इंग्रेडिएंट, अथवा यहाँ पर हम इन सब चीज़ों से भी मशरूम के जो कंपोस्ट है वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भूसा हमको चाहिए वो 10 क्विंटल यानी 1000 किलो भूसा यहाँ पर हमको चाहिए। यानी हमको 10 क्विंटल में हम यहाँ पे कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। तो 10 क्विंटल की जब भूसे की हम कंपोस्ट तैयार करते हैं तो हमको लगभग 1/4 यानी 250 किलोग्राम यहाँ पर हमको चोकर की ज़रूरत पड़ेगी, और लगभग 300 किलोग्राम हमको चिकन मैन्योर चाहिए। मुर्गी की खली 18 किलोग्राम यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी, और 25 किलोग्राम हमको जिप्सम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सभी इंग्रेडिएंट हमको पहले से ही खरीद लेने हैं। जब हमको लगे कि हमको कंपोस्ट तैयार करनी है तो पहले से ही हमारे पास ये वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 फेज में, शॉर्ट मेथड में हम 2 फेज में मशरूम की कंपोस्ट को तैयार करते हैं। फर्स्ट फेज यहाँ आप देख रहे हैं। फर्स्ट फेज में मशरूम के जो भी हमने अभी आपको इंग्रेडिएंट बताए हैं जो कंपोस्ट तैयार करने में होंगे, वे हमारे पास सभी अवेलेबल हो उस समय वहाँ पर जहाँ पर हम कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। और हम उन सबसे पहले जो भूसा हमने लिया है, भूसे को हमको अच्छे से भिगो लेना है। भूसा भीगने में भले ही आपको 1 दिन लगे या 2 दिन, हमें भूसा अच्छे से भिगो लेना है। उसमें मॉइस्चर हमें 70% तक मॉइस्चर उसमें मेंटेन होनी चाहिए। फिर जितने भी इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं, वो राइस, हम व्हीट ब्रान की बात करें अथवा हम चिकन मैन्योर की बात करें, यूरिया, जिप्सम, ये सब हम उसमें मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद हमको मिक्स अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि यदि कहीं यूनिफॉर्मिटी यदि नहीं होगी तो फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं कंपोस्ट मतलब अच्छी नहीं बनेगी। तो यूनिफॉर्मिटी में हमको मशरूम की कंपोस्ट बनाने में सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम उस जो हमने अभी मिक्स किया है मटेरियल, उसको हम स्टैक बनाकर या पाइल्स बनाकर, ऐसे एक छोटी छोटी पाइल्स या आप लेंदी पाइल ऐसे बनाकर, ढेरी बनाकर उसको रखना रहता है हमको। तो यहाँ पर हमको रखना है, और रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्टैक बोलते हैं। यहाँ जो एक स्टैक बनेगा वो 5 फीट तक लगभग क्या होना चाहिए, चौड़ाई में होना चाहिए, और 5 फीट ही उसकी ऊंचाई जो होती है वो भी 5 फीट ऊंचाई का एक स्टैक होना चाहिए। यानी उसकी चौड़ाई भी और उसकी ऊंचाई भी, जो ये ऊंचाई जो लेंथ है उसकी, ये भी 5 फीट तक ही हम रखते हैं। ठीक है, लंबाई अपने हिसाब से वो कम ज़्यादा की जा सकती है। जितना हमारा कंपोस्ट है उसके हिसाब से हम इसकी लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जो जिस जगह पर हम उसको तैयार कर रहे हैं उस जगह के हिसाब से हम उसकी लंबाई को घटा बढ़ा सकते हैं। देन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें फिर हमको टर्निंग करनी रहती है, यानी इसकी पलटाई करना एक इम्पोर्टेंट फेज होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट मेथड में 3 टर्निंग हमको करनी है। 3 टर्निंग पहली जब हमने इस मशरूम को इस ऐसे फाइल्स बनाकर या स्टैक बनाकर हमने रखा है, तो उसके दूसरे ही दिन पहली पलटाई हमको कर देनी है। दूसरे दिन अच्छे से पलटाई करेंगे, और पलटाई अच्छे से करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसको फिर से उसी पोजीशन में स्टैक बनाकर 5 फीट ऊंचाई में और 5 फीट चौड़ाई में हम उसको फिर से रख देते हैं। अब उसके चौथे दिन, यानी शुरुआत से जब हमने फर्स्ट टर्निंग की उसके दूसरे दिन फिर हम, यानी शुरुआत के चौथे दिन
फिर से उसमें एक टर्निंग करेंगे, फिर से उसमें एक पलटाई ऐसे लगाएंगे और पलटने के बाद अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए यहाँ पर। और फिर इस टर्निंग के बाद फिर से हम उसको फिर स्टेक बना के ऐसे ही 5 फीट ऊंचाई में 5 फीट चौड़ाई में फिर से रख देते हैं। और फिर लास्ट जो थर्ड टर्निंग होती है वो 12वें दिन हम इसको तीसरी टर्निंग करते हैं। तो यहाँ पर 12वें दिन जब टर्निंग करेंगे तो 12वें दिन उसमें से आप देखोगे कि उस कंपोस्ट का जो कलर होता है वो चेंज होने लगता है, डार्क ब्राउन कलर का वो होने लगेगा और उसमें से एक अमोनिया की स्मेल भी आने लगेगी। तो यहाँ पर ये अब फिर हम इसको जो 12 डेज में हमने उसको टर्निंग की, फिर हमको इसी स्टेज में स्टैक बना के रखना है। अब उसको 15 दिन तक ऐसे हमको रखना है। 15 मतलब 12वें दिन टर्निंग के बाद 3 दिन और हमको उसको रखना है, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक ये यानी 15 डेज तक ये प्रोसेस तीनों टर्निंग पूरी हो जाएगी। अब सेकंड फेज यानी इस जो ये यहाँ पर कंपोस्ट बन रही है, इस कंपोस्ट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, फंगस बैक्टीरिया इसमें हो सकते हैं, नेमेटोड इसमें हो सकते हैं। तो उन सबको हमको हटाना होता है, यानी उसको इसको हमको स्टरलाइज करना है। तो स्टीमिंग रूम, कई बार स्टीमिंग रूम फार्मर्स बनवाते हैं, स्टीमिंग रूम में इनको रख देते हैं। तो वहाँ पर जो भी अनडिजायरेबल माइक्रोब्स है या इसके जो कम्पिटिटिव जो फंगस है दूसरे, उन सबको हटाने के लिए स्टीमिंग रूम में हम इनको जो भाप वाले कमरे होते हैं उसमें रखना रहता है और उसमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 4 आवर्स के लिए इसको रखना रहता है। तो यहाँ पर कंपोस्ट जो तैयार हुई है उसमें से माइक्रोब्स हटाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको स्टेलाइज करेंगे। तो लगभग ये जब ये प्रक्रिया दोनों फेज कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर हम अपनी कंपोस्ट को तैयार समझते हैं, ये स्पॉनिंग के लिए अब तैयार है। देन बात करते हैं नेक्स्ट, जब लॉन्ग मेथड आता है तो लॉन्ग मेथड में लॉन्ग मेथड लॉन्ग मेथड जो होता है तो लॉन्ग मेथड में 28 से 30 दिन लग जाते हैं। और कई बार पहले किसान ये मेथड यूज करते थे, लेकिन इसमें माइक्रोब्स क्योंकि कंपोस्ट में रह जाते हैं, कई बार ये मुश्किल से इसमें मशरूम ग्रो होती है अथवा उसकी जो मशरूम की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो मशरूम की क्वालिटी नहीं मिल पाती। तो इसके लिए भी हम लोग मेथड पे जाना चाह रहे हैं। तो ये इंग्रेडिएंट हमको पहले से उस लोकेशन पे हम इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ हमको यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, व्हीट ब्रान हमको चाहिए, मोलिशस एंड जिप्सम, ये सब हमको इतनी मात्रा में हमको यहाँ पर जहाँ पर हम कंपोस्ट तैयार करना चाहते हैं वहाँ पर हम इसको ले लेंगे। देन क्या प्रक्रिया करते हैं कि यहाँ पर कैसे लॉन्ग मेथड में कंपोस्ट तैयार करते हैं ये देखना है हमको। तो लॉन्ग मेथड में कंपोस्ट तैयार करने के लिए हमको लॉन्ग मेथड में हमको कंपोस्ट तैयार करने के लिए 28 से 30 दिन लगते हैं। तो यहाँ पर हमको जो टर्निंग करनी रहती है वो टर्निंग की नंबर भी बढ़ जाएंगे। जैसे शॉर्ट मेथड में हम अभी आपको बता रहे थे कि 3 टर्निंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लॉन्ग मेथड में ये 6 से 7 टर्निंग की हमको ज़रूरत पड़ेगी। 6 और 7 टर्न पलटाई उसकी हमको करनी होती है। तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट है वो सभी इंग्रेडिएंट ले लेंगे और वीट की जो स्ट्रा ली है हमने, वीट की स्ट्रा को वैसे हम फैलाते हैं और उसको पहले पानी से स्प्रिंकलर द्वारा उसको पानी की बौछारें उस पर करते रहेंगे तो उससे वो भूसा गीला हो जाएगा और गीला होकर उसमें मॉइस्चर कंटेंट हम 2 दिन 1 दिन अथवा 2 दिन तक इसको ऐसे ही उस भूसे को फुलाएंगे। तो फिर उसमें जो हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं वो मिक्स करने रहते हैं। तो हम इसमें जिप्सम जो जिप्सम इंग्रेडिएंट है, जिप्सम को छोड़ते हुए बाकी जितने भी हमारे इस
इंग्रेडिएंट हैं उन सबको हम इसमें मिला देते हैं। और फाइनली हम, जैसे हमने शॉर्ट मेथड में भी किया था कि 5 फीट ऊंचाई का और 5 फीट चौड़ाई का हीप हमको ऐसे बनाने होते हैं। अब हीप की लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है, हीप की संख्या भी कंपोस्ट के अनुसार हमको रख सकते हैं कि कितनी हम कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। बस हमको चौड़ाई 5 फीट में रखना रहता है, 5 फीट चौड़ाई और ऊंचाई भी इसकी 5 फीट ही रखेंगे। अब इसकी पलटाई हम कैसे करेंगे, जो कि टर्निंग होता है, यानी यहाँ से हम 5वीं 10वें दिन, फिर 14 डेज, फिर 18 डेज, फिर 22 और फिर 26 डेज के बाद हमको टर्निंग करना होता है। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं कि ये 6 टर्निंग हुई है, यानी 26 डेज पर उस पर जो टर्निंग हुई है वो 6वीं टर्निंग होती है। कई बार हम इसको यहाँ पहली टर्निंग 5th डेज बाद करेंगे, फिर 10 डेज बाद करेंगे, और फिर यहाँ पर 3 दिन का अंतर लेते हैं, यानी 13 डेज बाद, फिर 16 डेज बाद, फिर 21 डेज, फिर 25 डेज। तो ऐसे 7 टर्निंग भी कई बार की जाती है, अथवा 6 टर्निंग हम इसको कर लेंगे, तो यानी 26 दिन में ये टर्निंग पूरी यहाँ पर हो जाएगी। अब इसमें जो जिप्सम हमने बताया हुआ था उसकी 2 स्प्लिट डोज में यहाँ पे स्प्लिट डोज बना लेंगे, और उसमें उस स्प्लिट डोज को हमको कब कब देना है, जब आप तीसरी टर्निंग कर रहे रहते हैं, यानी जो 14 डेज बाद जब हम इसको टर्न कर रहे होते तो एक आधी जिप्सम उसमें से हमको तब देनी है, और आधी जिप्सम हमको देनी है 4 टर्निंग का, यानी 18 डेज की जब हम बाद टर्निंग करते हैं। तो ये जिप्सम हम इसको ऐड कर लेंगे। हाँ, कई बार इस मेथड में, क्योंकि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया इसमें आगे की स्टीम चैम्बर में नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि इसमें इंसेक्ट पेस्ट रह सकते हैं, तो यहाँ नेमेटोड भी हो सकती है, तो यहाँ नेमागान नेमेटोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मेलाथियान इंसेक्ट के लिए भी मेलाथियान का यूज कर सकते हैं, यानी 10 से 15 ml मेलाथियान इसमें हम लगा सकते हैं यहाँ पर। और कई बार हम फंगस को हटाने के लिए, अदर फंगस यदि ना हो, तो कार्बनडाजिम का भी इसमें हम कार्बनडाजिम भी लगाते हैं। अब जब ये शॉर्ट मेथड अथवा लॉन्ग मेथड से जब हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, तो फाइनली जब इसको देखेंगे तो कैसे हम इसकी पहचान करेंगे कि कंपोस्ट एक अच्छी बनी है। कंपोस्ट को हम हाथ से ऐसे उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि जब कंपोस्ट को हम दबाते हैं और फिर से छोड़ते हैं तो वो उसके अलग अलग पीसेस में वो दिखे, वो चिपके नहीं, स्टिकी ना हो, ना ही वो अपना कलर हाथों पे लगे, ऐसी क्वालिटी का कंपोस्ट होना चाहिए। वो बहुत स्मेल उसमें से अमोनिया की नहीं आनी चाहिए, और ये हमको खासकर देखना रहता है कि उसमें मॉइस्चर परसेंटेज भी उसमें हमको रखनी है, यानी 65 से लगभग 70 या 67 या 70% तक मॉइस्चर उसमें रहनी चाहिए, और उसका पीएच मान भी हमको ज्ञात करना रहता है, यानी पीएच यदि 7 या 7.5% तक पीएच है तो वो भी हमको मेंटेन वहाँ पर चेक करना रहता है। इसकी जांच जब कंपोस्ट तैयार होती है तो जांच हमको करनी रहती है। तो यहाँ पर लिटमस पेपर की सहायता से पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं, पीएच मीटर की सहायता से पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिटमस पेपर में हम इसको थोड़ा सा पानी में घोलेंगे, और लिटमस पेपर यदि डुबोते हैं तो लिटमस पेपर से हम पीएच मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अदर फंगस की कोई ग्रोथ तो नहीं है, यदि दिख रही है तो हम उसका मैनेजमेंट भी यहीं पर कर देते हैं। CN रेशियो हमको देखना रहता है, यानी CN रेशियो यानी कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो भी जब हम इसको स्टेक में रखते हैं, जब इसको ढेरी बना के रखते हैं उस समय का यदि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो देखो तो 25 से 30 की रेशियो में होता है 1 के, लेकिन जब हम इसको कंपोस्ट तैयार होती है तो ये हमारा यानी 16 to 30 रेशियो 1, यानी 1% नाइट्रोजन 16 to 20% तक इसमें कार्बन होना चाहिए। देन
हम बात करते हैं स्पॉनिंग की, कि स्पॉनिंग हम कैसे करें। हमने कंपोस्ट भी तैयार कर लिया है हमने, और स्पॉन भी हमारे पास है। अब हम आते हैं कि स्पॉनिंग यानी कंपोस्ट में स्पॉन को मिलाना क्या कहलाता है, स्पॉनिंग प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर 3 मेथड में हम स्पॉनिंग करते हैं। सबसे फेमस सरफेस स्पिनिंग होती है, जैसे स्पॉट स्पिनिंग और सरफेस स्पिनिंग और लेयर स्पिनिंग। तीनों ही मेथड में हम स्पिनिंग कर सकते हैं। स्पॉट स्पिनिंग में क्या होता है कि जब हमारे पास पॉलीथीन बैग होते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग, या फिर हमारे पास कार्डबोर्ड के बैग, कार्डबोर्ड के कार्डबोर्ड के यदि हमारे पास ऐसे बने हुए कंपोस्ट रखने के लिए कंपार्टमेंट है, उनका भी यूज कर सकते हैं, या हमारे पास प्लास्टिक ट्रे है ऐसे, तो उसका भी हम यूज इस कंपोस्ट को। ये बस हमको ध्यान रखना है कि ये जो कंपोस्ट की जो हमको लेंथ रखनी है, यानी वो हम 1 फीट से लेंथ वो कम नहीं होनी चाहिए। 1 फीट से कई बार 1.5 फीट तक ये लेंथ हम यहाँ तक कंपोस्ट भरते हैं। ये यहाँ भी ये देखना है कि यदि ऐसी यूज कर रहे हो तो यानी 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए कंपोस्ट की, ये जो कंपोस्ट की ऊंचाई में कंपोस्ट इसमें हमें भरना है। तो यहाँ पर जब हम कंपोस्ट स्पोर्ट स्पोनिंग में क्या करते हैं कि कंपोस्ट को हम भर लेंगे, उससे ऊपर से लेवलिंग कर लेंगे और जगह जगह उस पर छेद करके हम स्पोन को रखते जाते हैं। ये मेथड भी किया जा सकता है, इसको स्पोर्ट स्पोनिंग कहते हैं। सरफेस स्पोनिंग जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कि जब हम इसमें कंपोस्ट भर रहे रहते हैं इन पॉलीथीन में, तो इन पॉलीथीन में लगभग 1 फीट भरने के बाद, 1 फीट कंपोस्ट भरने के बाद हम उसमें ऊपर की लेयर में स्पोन को फैला देते हैं उसकी सरफेस पर, और फिर लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर से फिर से हम इसमें जो कंपोस्ट हमने तैयार किया वो फैला देंगे। यानी 5 सेंटीमीटर के नीचे, कंपोस्ट के नीचे क्या है, स्पोन हमने लगा दिए, ये सरफेस स्पोनिंग कहलाती है। देन हम लेयर स्पोनिंग भी कर सकते हैं। यदि हम पॉलीथीन में ले रहे हैं तो लेयर स्पोनिंग भी करते हैं, जैसे ओयस्टर मशरूम में लेयर स्पोनिंग ही चलती है। तो यहाँ हम कंपोस्ट को भरते समय ही, यानी जब कंपोस्ट भर रहे हैं तो यहाँ पर लेयर में स्पोनिंग करते जाते हैं ऐसे। तो यानी 2 से 3 लेयर हम स्पोनिंग कर सकते हैं, ये भी मेथड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो अभी तक हमने देखा है, यानी हमने कंपोस्ट तैयार की है और कंपोस्ट स्पोन हमने लिया है, और स्पोन उस कंपोस्ट में मिला है जो अलग अलग मेथड से मिलता है। तो यानी स्पोनिंग तक हमने 3 स्टेप अभी तक कंप्लीट किए हैं। देन एक महत्वपूर्ण जो फोर्थ प्रक्रिया आती है, फोर्थ स्टेप आता है, वो केसिंग का आता है। यानी हमें केसिंग करनी रहती है। केसिंग किस समय करनी रहती है ये इम्पोर्टेंट होता है। हम उसको, जो हमने अभी तक बैग तैयार किए थे, हम उसको एक इंक्यूबेशन चैम्बर में रख देते हैं। उसमें हम लाइट ऑफ ही करके रखते हैं, अंधेरे कमरे में रखा रहेगा, तो वहाँ पर उसकी वेजिटेटिव फेज चलती है। उस समय हमने पहले भी स्लाइड में बताया, उस समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर होगा, तो वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी अच्छी होगी। और यदि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन दिया है तो वो बाहर से ही आप उसकी ग्रोथ को बाहर से देख सकते हैं। अब जब वो ग्रोथ, जो फंगस उसमें बढ़ रहा है, तो वो कंपोस्ट की जब सरफेस पे आने लगता है और सरफेस पे फैल जाता है, तब उस समय पर उसमें केसिंग की जाती है। जब सरफेस पर, ऊपरी सरफेस पर आपको दिखाई देने लगे और कहीं कहीं बंच टाइप, थोड़ा थोड़ा सा पिन पिन की नोक के बराबर हमें पिन हेड भी नजर आने लगे, उस समय पर केसिंग की जाती है। केसिंग कैसे करें, तो केसिंग के लिए हम कई बार डिकम्पोज कवडंग लेते हैं। उस डिकम्पोज कवडंग में हम लोएम सोइल यानी 1:1 रेशियो से मिला लेते हैं। तो ये हम मेथड कर सकते हैं। लोएम सोइल और सैंड, बालू, यानी लोएम सोइल और सैंड भी 4:1 के रेशियो में लेकर हम केसिंग सोइल बनाते हैं। स्पेंट कंपोस्ट यानी जो
कंपोस्ट हमने ली है सीमेंट की, वो 2 से 3 वर्ष यदि पुरानी है तो उसका भी यूज हम केसिंग में कर सकते हैं। केसिंग कितनी मात्रा में करनी है ये भी हमको ध्यान रखना है। तो केसिंग जब हम करने जाते हैं तो केसिंग के लिए जो हमने मटेरियल लिया है वो भी स्टेलाइज करना रहता है, क्योंकि उसमें भी हो सकता है कि अगर उसमें फंगस या बैक्टीरिया की स्पोर्स हो तो उनको भी हम पहले से, या तो आप उसको स्टीम स्टेलाइज कर लें, या तो ये कर सकते हैं, या फिर हम उसको 2% फॉर्मल्डिहाइड या और उसको 75 ppm का एक सॉल्यूशन बनाकर बाविस्टीन यानी यहाँ पे कार्बनडाजिम एक फंजीसाइड है, उसमें इसको हम डिप कर लेंगे। तो यहाँ पे केसिंग को हमको ट्रीट करना है कार्बनडाजिम से, कर सकते कार्बनडाजिम फॉर्मल्डिहाइड दोनों से एक साथ कर सकते हैं, या हम इसको स्टीम स्टेलाइजेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो सरफेस ऊपर जो सरफेस पे कंपोस्ट है उस पे 5 सेंटीमीटर तक हमको फैलाना है। यानी हम इसको कैसे कहेंगे कि यहाँ जो हमने अपने बैग भरे हैं यहाँ पर हमने 1 से 1.5 फीट ऊंचाई की कंपोस्ट भरी है अभी तक, यहाँ ये कंपोस्ट भरते हैं। देन हम स्पॉनिंग, हमने सरफेस स्पॉनिंग यहाँ की थी, अब यहाँ पर जो लेयर लगी है वो केसिंग की लगेगी। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि ये जो लेयर है यहाँ तक, ये कंपोस्ट की लेयर है जो कि 1 से कितना हो सकती है, 1 से 1.5 फीट तक, ठीक है। और फिर ये स्पॉनिंग, सरफेस स्पॉनिंग की है यानी स्पॉनिंग की लेयर, और उसके ऊपर भी एक छोटी सी लेयर हम कंपोस्ट की ऐसे डालते हैं यहाँ पर। तो ये स्पॉन की हो गई सरफेस स्पॉनिंग में, और फिर 5 सेंटीमीटर ये कंपोस्ट, वो सॉरी केसिंग सॉइल, यहाँ पे केसिंग लेयर हम लगाते हैं। तो यानी 3 लेयर में हमको ये बैग दिखेगा, 3 लेयर इसमें रहेगा। फर्स्ट लेयर जो रहेगी वो कंपोस्ट की रहेगी, फिर स्पॉन की रहेगी, और फिर केसिंग लेयर रहेगी। देन इसके बाद उसमें कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे लगभग केसिंग के हम देखते हैं कि केसिंग के लगभग 8 से 10 दिन बाद ही उसमें पिन हेड ऐसे इनिशिएट होगी, छोटी सी माइन्यूट कलर की पहले पिन हेड बनना शुरू होगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पिन हेड, ये छोटे छोटे से पिन हेड ऐसा आपको दिखने शुरू हो जाएंगे केसिंग के 8 से 10 दिन बाद ही। और फिर यही बढ़ते हुए फिर ये ऐसे छोटे थोड़े थोड़े बढ़ते रहेंगे, और फिर ये बड़ा एक स्ट्रक्चर मशरूम का बना देंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ट्रे में इन्होंने लगाया हुआ है, ये ट्रे है यहाँ पर, और इन ट्रे में कंपोस्ट, और यहाँ पर फिर ये जो यहाँ पर जो आएगी ये बटन मशरूम, आप वाइट कलर में देख रहे हैं कि ये बटन मशरूम ऐसे निकली हुई है। तो यहाँ पर ये जब फ्रूटिंग स्टेज आती है तो उस समय पर हमको इसको क्रॉपिंग चैम्बर में रखना रहता है। यहाँ पर ध्यान देना, एक क्रॉपिंग चैम्बर में हमको रखना, या क्रॉपिंग रूम में इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, या उसी में लाइट हम ऑन करके रखते हैं। खास बात हमको देखना है कि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज में यानी 18 डिग्री तक हमें 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन करना है। उसमें मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए हम स्प्रे भी करेंगे। स्प्रे में खास का ध्यान रखना है, ना तो स्प्रे ऐसा होना चाहिए कि स्प्रे में पानी की कमी उसमें न रह जाए, ना ही स्प्रे ऐसा हो कि वो इतनी गीली हो जाए कि पानी उसमें भर जाए। तो हल्का सा लाइट स्प्रे पानी का हमको 2 से 3 स्प्रे कर देना है। यदि हमें केसिंग सूखी लग रही है तो हम उसमें स्प्रे कर सकते हैं पानी का। ह्यूमिडिटी का भी खास का ध्यान रखेंगे। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए कई बार हम आस पास में स्टैंड पर पानी का स्प्रे कर देते हैं, कई बार हम बौछारी सिंचाई करते हैं ताकि ह्यूमिडिटी 85% तक बनी रहे।
प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी जो क्रॉपिंग रूम है उसमें खिड़की दरवाजे लगे हो। यदि उसमें खिड़कियां हैं तो वे जालीदार होनी चाहिए, और वे सभी खिड़कियां और दरवाजे भी हमको वहाँ खुले हुए हो, ताकि वेंटिलेशन बना रहे। तो ये फ्रूटिंग स्टेज कहाँ पर होगी? ये फ्रूटिंग स्टेज यानी क्रॉपिंग रूम में फ्रूटिंग स्टेज होगी। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पर उसकी हार्वेस्टिंग आती है। जब आपको लगे कि अब बटन मशरूम हार्वेस्ट करने के लायक है, अब इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस समय पर उसको हार्वेस्ट करना है। ये कैसे हम मेजर करते हैं? यानी जो हमारे पास जो बटन की कैप है, यदि वो 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक चौड़ी आपको दिखाई दे रही है यहाँ, ये जो कैप है और वो वाइट कलर में है, वाइट कलर में यदि 2.5 से हमको 4 सेंटीमीटर तक दिखाई देती है, तो तभी हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट का तरीका बहुत आसान सा है कि ये हार्वेस्ट हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करना है। ऊपर से हम कैप को पकड़ेंगे दो उंगलियों की सहायता से, एक अंगूठा और दूसरे उसके इंडेक्स जो फिंगर होती है उससे थोड़ा सा पकड़ के, और क्लॉकवाइज हमको ट्विस्ट करना है। ऐसे हम क्लॉकवाइज जब ट्विस्ट करेंगे तो ये निकल जाएगी, और इसको यहाँ से निकालने के बाद हम इसको ट्रे में इकट्ठा करते जाते हैं। ट्रे में इकट्ठा करते हैं, फिर बताएंगे हम इसको कि जो यहाँ पर जो केसिंग सॉइल हट गई है यहाँ निकलने के बाद, उसको हम फिर से फिल कर देते हैं। केसिंग सॉइल थोड़ी डालकर यहाँ से फिल कर देंगे। अब इस पर इसके जो स्टॉक है, ये यहाँ पर ये जो स्टॉक यहाँ से केसिंग सॉइल से हटा है, यहाँ पर ये काली कई बार मिट्टी चिपकी रह जाती है, कंपोस्ट इस पर लगी रह जाती है, तो यहाँ से हम इसको रेजर की सहायता से काट देते हैं। तो इतना पोर्शन ये स्टॉक और ये इसकी कैप, इतने पोर्शन को हम ट्रे में इकट्ठा करते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी हमने हार्वेस्ट की है, इसको हम फ्रेश रूप में, ताजे रूप में इसको खाया जा सकता है, सब्जी इसकी बनाई जा सकती है, अथवा आप इसको किसी की टॉपिंग कर रहे हैं या किसी और प्रोडक्ट समोसा या अन्य कोई चीज़ पकौड़ा यदि बना रहे हैं तो उसमें इस मशरूम का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या इसका प्रोडक्शन आता है, ये भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब यहाँ हम देखते हैं कि जब 100 केजी यानी 1 क्विंटल यदि हमारे पास कंपोस्ट है, तो यदि हम इस मेथड से जाते हैं तो हमारा लगभग एवरेज यदि हम बताएं तो 10, कई बार यदि कम रह जाता है तो 10 केजी मशरूम आती है, और ये 16 अथवा 20 केजी तक, यानी 1 क्विंटल कंपोस्ट से 20 केजी तक मशरूम निकलती है। एक बार हार्वेस्ट जब हम करते रहते हैं तो ये लगभग 2 मंथ की ये क्रॉप होती है। तो यहाँ जब फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, फिर 2 मंथ तक यदि हम इसमें मॉइस्चर मेंटेन रखें, 2 मंथ तक इसकी ग्रोथ आती रहेगी। हार्वेस्ट करके आप इसको फ्रेश पैकिंग में बेच सकते हैं, या इसको प्रोसेसिंग करके हम इसको कर सकते हैं। देन ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पैकेजिंग हमको करना है या स्टोरेज करना है, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार ये या अपनी डिमांड के अनुसार कर सकते हैं। तो पैकेजिंग हमेशा आपने देखी भी होगी कि ऐसे डिब्बे प्लास्टिक के बहुत सस्ते से ये कंटेनर है, ऐसे आएंगे। ऊपर वाइट पॉलीथीन, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगाने का मतलब यही होता है कि जो मशरूम इसमें अंदर रखी है वो सामने से दिखाई दे कि ये कैसी है। कहीं यदि बंद रहेगा तो रहता है कि बंद अंदर उसमें खराब तो नहीं है, तो वो कभी सेल करने में परेशानी आती है। इसलिए सामने से जब फ्रेश मशरूम दिखती है तो वो ताज़ा दिखेगी और वो आसानी से बिक भी जाएगी। तो यहाँ पर यदि आप शॉर्ट टर्म स्टोरेज इसको यानी शॉर्ट टर्म स्टोरेज करते हैं, तो यानी 3 से 4 दिन तक ये मशरूम ऐसे ही हम इसको फ्रेश रूप में बेच सकते हैं। ये बस इसके लिए हमको पॉलीथीन जो बैग है उसमें भर सकते हैं इसको, या फिर ऐसी ट्रे टाइप बैग लेकर हम इसको 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये 4 से 5 दिन तक फ्रेश रूप में रह सकती है। यदि हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज में जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज में हमको कैनिंग करनी पड़ेगी। हम इसके विभिन्न प्रोडक्ट जैसे पिकल
यानी अचार यदि हम इसका बना सकते हैं। हम इसका मुरब्बा, कई बार मुरब्बा बना देते हैं। ड्राई यदि आपको करना है, कई बार ड्राई करके फिर इसका हम पाउडर बनाकर भी इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में इसका हम यूज कर सकते हैं। अन्य बहुत सारे जो खाते हैं, कई बार हम नूडल्स जो खाते हैं, तो नूडल्स में मशरूम यूज कर सकते हैं। पिज़्ज़ा जब हम खाते हैं तो उसमें टॉपिंग मशरूम पिज़्ज़ा के नाम से अलग से होती है। तो बहुत सारे यूज है, बेनिफिट्स हैं जहाँ पे हम मशरूम का यूज कर सकते हैं और मशरूम को खा सकते हैं। तो आज की स्लाइड में जो आपने देखा है, बहुत आसानी से हम मशरूम को ग्रो कर सकते हैं, बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। और इंडोर फार्मिंग में ये खेती आती है, यानी एक बंद कमरे में इसकी खेती कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं और बहुत लेबर कॉस्ट इसमें नहीं आती, और आसानी से ग्रो करके हम अपने लिए भी इसको ग्रो कर सकते हैं, अथवा इसको यदि हमें कॉमर्शियल रूप में लेना है तो कॉमर्शियल रूप में भी हम इसको ले सकते हैं। अब हमें यहाँ जब कॉमर्शियली रूप में लेना रहता है तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमको ये देखनी थी, इसकी मार्केटिंग कहाँ करें। तो मार्केटिंग का कॉन्टेक्ट हमको पहले से ही, मशरूम आने से पहले ही हमको इसकी मार्केट देख लेनी है। या तो हम मंडी में, सब्जी मंडी में इसको सेल कर सकते हैं, विभिन्न रेस्टोरेंट पे हम इसको बेच सकते हैं और एक अच्छी आमदनी का स्रोत हम इसको बना सकते हैं। अभी इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड तरीके से कंपोस्ट तैयार करते हैं, कैसे स्पॉनिंग उसमें करते हैं, और फिर कैसे हम उसको मशरूम को हार्वेस्ट करके कैसे उसकी पैकेजिंग करते हैं। इसके बाद भी यदि आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख सकते हैं, हम उसका जल्दी रिप्लाई आपको कर देंगे। तो आपने ये वीडियो देखी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।